हाय गाइस, वेलकम टू इनसे डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है ना, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एमएसएन का बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, जिसे कहते हैं ब्रॉड टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो हम इसमें मेन टॉप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में एज वेल एज जो हमारा एबीएमयू का पेपर होता है, स्टेट नर्सिंग पेपर्स जितने भी होते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो आज हमारा जो नर्वस सिस्टम होगा उसका कौन सा लेक्चर हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट होगा। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट होगा, स्टार्टिंग है और स्टार्ट हम करेंगे विद द फुल जोश के साथ। ठीक है, हमेशा जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, सब कॉन्फिडेंस होना चाहिए पढ़ाई से। ठीक है, जब भी हम पढ़ रहे हैं एक पेपर कॉपी लेके बैठना, बाकी कोई दिक्कत होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व आउट कर लूँगा। ठीक है, आइदर कोई भी। ठीक है, ठीक है। देखो, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रेन में कितने लोब्स हैं। ये तो तुमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा ही होगा भाई, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, छोटी चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैंने एक ब्रेन बनाया, तो ब्रेन का कौन कितने लोब्स होते हैं बताओ भाई, ब्रेन में कितने लोब्स होते हैं। देखो, एक तो फ्रंटल लोब यहाँ पे होता है। ठीक है, एक ये फ्रंटल लोब हो गया। फिर उसके बाद कौन से लोब होते हैं, 4 लोब होते हैं ना, 4 लोब होते हैं। एक तो मैंने बता दिया, बाकी 3 तुम बताओ जल्दी से, सोचो सोचो, सोच लिया। हो गया, फ्रंटल हो गया, पैराइटल होता है, पैराइटल होता है, बोलो, ऑसिपिटल होता है और फिर से टेम्पोरल होता है। क्या समझे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टी से टेम्पोरल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, लोब्स ऑफ सेरिब्रल एंड फंक्शन एंड इट्स फंक्शन। तो सेरिब्रम एंड फंक्शन मतलब हमारे ब्रेन में कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं। 4 लोब्स होते हैं, बोलो हाँ, होते हैं ना। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ पैराइटल लोब्स। ये जो पैराइटल लोब्स है, ये वाला, इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, पैराइटल लोब ना, जैसे बहुत सारे जो होते हैं ना, हम कहते नहीं है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या कहता है, उल्टा काम करता है। क्या कहता है, उल्टा काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो मेरा राइट ब्रेन काम करता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो अगर आप राइट हैंडेड हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट डोमिनेंट लोब आपका ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, ज़्यादा वर्क करता है उस समय। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंडेड में क्या होता है, राइट नॉन डोमिनेंट लोब वर्क करता है। ठीक है, इसमें लेफ्ट करता है एलटी और इसमें करता है राइट नॉन डोमिनेंट लोब। ठीक है, अगर लेफ्ट डोमिनेंट लोब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक ब्रेन बना दिया, ठीक है, ये पैराइटल लोब है, पैराइटल लोब में ये था राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर राइट वाला है ना, अगर राइट वाले में कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर लेफ्ट वाले में, अगर पहले हम पढ़ रहे थे लेफ्ट वाले में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसमें कहीं क्लॉट हो गया भाई, क्लॉट हो गया। ठीक है, अब क्लॉट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा। अब ब्लड नहीं आ रहा तो क्या होगा, ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, एफेजिया। याद रखना, ये जो टर्म है ना एफेजिया, ये भाई बहुत काम का चीज़ है। पहले बता रहा हूँ भाई कि एफेजिया जो है ना बहुत काम का चीज़ है, आगे चल के बहुत जरूरी आएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है एफेजिया। एफेजिया मतलब क्या होता है बताओ, एफेजिया का मतलब क्या होता है, एफेजिया का मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो एफेजिया में क्या होता है ना, पेशेंट जो होता है स्पीच नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, उसकी जो वोकेबलरी रहेगी ना, वोकेबलरी सेंटेंस बोलने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी, वो पेशेंट बोल नहीं सकता। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लेफ्ट डोमिनेंट लोब है ना प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वहाँ पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रही है। अगर इस पे ब्लड सप्लाई खराब हो गई, अगर इफ ब्लड सप्लाई स्टॉप, क्या लीड होगा, एफेजिया। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं आती है तो क्या होगा, एफेजिया हो जाएगा। एफेजिया में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो स्पीच नहीं कर पाता है, स्पीकिंग कैपेसिटी जो होती है ना, कैपेसिटी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। क्या होती है, डैमेज हो जाती है एफेजिया में। वेर एज राइट नॉन डोमिनेंट लोब जो कि लेफ्ट हैंडेड में, जैसे मान लो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, अगर मैं इससे लिख रहा हूँ तो मेरा ये ब्रेन काम कर रहा है। ठीक है, ये उल्टा आपके लिए होगा, तो ये क्या हो, राइट। अगर लेफ्ट वाला पेशेंट है तो लेफ्ट वाला, जैसे लेफ्ट हैंड से जो लिख रहा है तो उसका ब्रेन किस में काम करता है, राइट हैंड में। ठीक है, तो राइट नॉन डोमिनेंट लोब क्या होता है, अगर राइट नॉन डोमिनेंट लोब में ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट है, राइट का मैंने यहाँ पे क्लॉट कर दिया। ठीक है, अब राइट वाले में जो ब्लड क्लॉट होता है तो उस पेशेंट को क्या होता है, एफ्रैक्सिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स। ठीक है, इस बात से याद रखना एफ्रैक्सिया। अब एफ्रैक्सिया क्या होता है बताओ भाई, एफ्रैक्सिया क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर रख दूं,
ठीक है, एक रेक्टेंगल बना के रख दूं या फिर एक ट्रायंगल रख दूं या एक सिलेंड्रिकल शेप रख दूं, तो आप लोग क्या बोलोगे, यार सिलेंडर है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इन पेशेंटों में क्या होता है भाई, इन पेशेंटों में क्या होता है कि ये जो होता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। अगर एफ्रैक्सिया हो रहा है तो तुम पेशेंट जो होता है या पर्सन जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता, तो पेशेंट कांट डू क्रिटिकल थिंकिंग। क्या समझे, पेशेंट कांट डू क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब एफ्रैक्सिया वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता। और क्यों, अब देखो ये दोनों कंडीशन लीड क्यों होता है भाई, ये दोनों कंडीशन लीड क्यों हो रहा, क्योंकि अगर हमारे पैराइटल लोब्स में जो भी ब्लड सप्लाई होती है ना, पैराइटल लोब्स को जो ब्लड सप्लाई होती है, आइदर वहाँ पे अगर क्लॉट हो रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास पैराइटल लोब में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिस पैराइटल लोब में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो अगर पेशेंट अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट को डैमेज करेगा, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो राइट को। मोस्टली जो होता है वो राइट हैंडेड ही होता है, 90% केस होता है वो राइट हैंडेड होता है। और इसमें ज़्यादातर पेशेंट जो होता है बोल नहीं सकता, बोलने में लड़खड़ाता है, ठीक है, बोल नहीं पाता, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पैराइटल लोब। अब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब के बारे में, ठीक है। फ्रंटल लोब में अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है या फिर डैमेज होता है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये तब तक के लिए देखते रहो। तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया था, पैराइटल लोब, ठीक है। अगर पैराइटल लोब में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है तो क्या होता था, एमनेसिया और एपेक्सिया होता था। अगर हम बात करते हैं फ्रंटल लोब, देखो फ्रंटल लोब में अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है या फिर डैमेज होता है या फिर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है, दो ही कंडीशन होता है, या तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा या फिर डैमेज हो जाएगा। अगर डैमेज होगा तो इसमें ना दो कंडीशन बहुत देखी जाती है, कॉमन देखी जाती है। एक तो तुम्हारा एंटी सोशल बिहेवियर, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब हो गया कि वो एंटी सोशल बिहेवियर मीन्स हो गया कि जैसे समाज में 10 लोग बैठ रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है, एक सोसाइटी में ग्रुप ऑफ पीपल है, 10 लोग बैठे हैं, तो वो हटेगा उन चीज़ों से, अलग होगा, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है उसकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखी फ्रंटल लोब के डैमेज में, ठीक है, या फिर ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने में। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। टेम्पोरल लोब, अगर टेम्पोरल लोब में हमें अगर मतलब फ्रैक्चर हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है या फिर ब्लड सप्लाई कम होता है वहाँ पे, तो हमें मिलता है एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है भाई, एमनेसिया क्या होता है, 2 मिनट वीडियो को रोक लिया, सोचो जल्दी सोच लिया, हो गया। अब देखो एमनेसिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑसिपिटल लोब, देखो ऑसिपिटल लोब में अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गया, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है, ठीक है, या फिर हमारा क्या कहते हैं, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, या फिर डैमेज हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है कोई फैक्टर्स की वजह से, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, होमोजीनियस हीमोपीनिया, ठीक है। होमोजीनियस हीमोपीनिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने हर एक जितने भी लोब्स होते हैं, 4 लोब्स, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेरिब्रम के बारे में, ठीक है। देखो सेरिब्रम किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या काम करता है, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो वेल गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेरिबेलम के बारे में, ठीक है। देखो सेरिबेलम जो होता है ना, हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं भाई, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेरिबेलम क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा लेवल को अपग्रेड करना, लेवल को अब थोड़ा अपग्रेड करना। देखो सेरिबेलम जो होता है ना, हम क्या करता है भाई, सेरिबेलम क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, बैलेंस को, ठीक है। मेंटेन बैलेंस, ठीक है, मेंटेन बैलेंस। देखो भाई सेरिबेलम जो होता है हमारा क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को। मेंटेन क्या करता है भाई, बैलेंस को मेंटेन करता है। मेंटेन क्या करता है, बैलेंस, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा होगा, मेंटेन क्या करता है, स्मॉल फॉर्म में बैलेंस, ठीक है, मेंटेन करता है बैलेंस को। अब ये बताओ, सेरिबेलम में हेमिस्फीयर भी होते हैं और लोब्स भी होते हैं। अब आपको 9 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। अब आपको ये बताना है, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, 2 मिनट दिमाग लगाओ अपना, हेमिस्फीयर कितने होते हैं, सेरिबेलम के कितने हेमिस्फीयर होते हैं, सोच लिया, जल्दी सोचो, रुकाऊँ, हो गया, ठीक है। देखो हेमिस्फीयर ना 2 होते हैं, सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, और लोब्स कितने होते हैं, 6। कितने लोब्स होते हैं, 6। अब देखो 6 लोब्स होते हैं, मतलब 3 का पेयर होता है, कितने का, 3 का पेयर होता है। कौन कौन सा, देखो इंटू 2 कर दो। एक होता है एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोक्लूडर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब 2 होते हैं, पोस्टीरियर लोब भी 2 होते हैं, और फ्लोकुलर नोडुलर लोब जो होता है वो भी 2 होता है, ठीक है, 2 का पेयर होता है। अब जो ये लास्ट वाला जो होता है ना, ये फ्लोकुलर नोडुलर लोब ना,
फोकुलर नोडुलर लोब, ये जो होता है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है। पहला पॉइंट क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये ही हमारे हैंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम किसके लिए था रिस्पॉन्सिबल, मेंटेन कर रहा था बैलेंस को, ठीक है। हमारे हैंड के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा भाई, हमारे हैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे हैंड के मूवमेंट को। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ, ये लिखावट को कौन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई। कौन सा मैंने बताया तुम्हें, फ्लोकुलर नोडुलर लोब, ठीक है। ये कंट्रोल क्या करता है, तुम्हारे हैंड के मूवमेंट को, हैंड के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है, तुम्हारे हैंड्स के मूवमेंट को कंट्रोल क्या करता है, हैंड्स के मूवमेंट को, ठीक है। ये हो गया, ये तुमने पढ़ा होगा भाई, ये तुमने 12th में पढ़ लिया होगा। अब मैं बताने वाला कुछ अलग, क्या, सेरिबेलम में ना ब्लड सप्लाई होती है, सेरिबेलम को ब्लड सप्लाई मिलती है, और ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी देती है उसे, देखो सेरिब्रम को ना मेनली तीन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, कौन कौन सी, अब ये देखो। सबसे पहला जो होता है ना सुपीरियर सेरिब्रम आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलम आर्टरी होती है, सबसे पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा क्या होता है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रम आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलम आर्टरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AICA, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रम आर्टरी। तीसरे वाले को क्या कहते हैं, PICA का मतलब पोस्ट इन्फीरियर, ठीक है, पोस्ट इन्फीरियर। तीसरा क्या कहेंगे, पोस्ट इन्फीरियर सेरिब्रम आर्टरी, पोस्ट इन्फीरियर सेरिब्रम आर्टरी, ठीक है, पोस्ट इन्फीरियर सेरिब्रम आर्टरी। देखो अगर सेरिबेलम से क्वेश्चन आता है ना, तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, वो है तुम्हारा ये फोकुलर नोडुलर लोब, फोकुलर नोडुलर लोब। ये फोकुलर नोडुलर लोब जो होता है ना, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट लोब है, फिर उसके बाद हैंड के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, तुम्हारे कंट्रोल किस करता है, हैंड के मूवमेंट को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और ये जो होता है मेनली ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार भी बना दे रहा हूँ चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे हम बहुत कुछ। हाँ तो गाइस अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने क्या पढ़ लिया था, सेरिब्रम पढ़ लिया था, ठीक है। अब मैं पढ़ने वाले हैं हम ब्रेन स्टेम के बारे में, ठीक है। देखो ब्रेन स्टेम में क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, हमारे मेडुला आता है, हमारा मिड ब्रेन आता है, हमारा पॉन्स आता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आते हैं। मेडुला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो मेडुला जो होता है ना हमारा पेस मेकर, हमें से पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर, याद रखना, पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। प्री बोएट्रिन कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे होता है, वैसो मोटर कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे देखा गया है। और फिर ये मेडुला जो होता है कौन कौन से हमारे वेगस नर्व को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, कौन कौन से नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल करता है, तो क्रेनियल नंबर 5, 8, 9, 10, 11, 12, फिर से याद रखना 5, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन किसे कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम 3, 4, 5, ठीक है, 3, 4, 5, जैसे क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व 3, 4, 5, ठीक है। पॉन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7, ये हो गया। अगर हमारे ब्रेन स्टेम में डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, पेशेंट को हमें क्या देखने को मिलता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, क्रेनियल पैल्सिया, ठीक है, क्रेनियल पैल्सिया। ये होता है हमारा ब्रेन स्टेम के बारे में, ठीक है। देखो ब्रेन स्टेम में मेनली जो तुम्हारा वर्क करता है वो होता है हमारा मेडुला बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तुम्हारे किसके लिए भाई, मैंने बताया रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। ये पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, ठीक है, मेडुला। अगर देखो पेशेंट को अगर CSF इन्फेक्टेड हो जाता है, जो सेरिब्रल फ्लूइड होता है ना वो इन्फेक्टेड हो जाता है, या फिर उसका बढ़ जाता है, अगर फ्लूइड बढ़ रहा है मतलब फ्लूइड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, अगर हम फ्लूइड को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और अगर सडन ड्रेनेज करने लगे, एकदम से सडन ड्रेन करते हैं, तो क्या होता है कि मेडुला जो होता है, मेडुला कंप्रेस हो जाता है। मेडुला जब कंप्रेस हो जाता है तो मेडुला जो होता है वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है ना, रिस्पायरेटरी सेंटर में डिस्ट्रेस हो जाता है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है एकदम से रिस्पायरेटरी शॉक में जा सकता है। तो हमें ये भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन रखना होगा। तो फर्दर हमने ब्रेन स्टेम भी कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे बात करते हैं। तो वेल गाइस अब हम क्या पढ़ने वाले, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। देखो बेसल गैंग्लिया जो होता है ना, बेसल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द मिड ब्रेन एंड द डायसेफ्लॉन, ठीक है। बेसल मेम्ब्रिया कहने को तो होता है छोटा पार्ट, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे बेसल मेम्ब्रिया में डैमेज हो जाता है किस एरिया में, सबस्टेन नाइग्रा में, ठीक है। अगर हमारे सबस्टेन नाइग्रा में डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, पार्किंसन डिसीज, ठीक है, पार्किंसन डिसीज। अब देखो सबस्टेंस नाइग्रा में डैमेज होने की वजह से पार्किंसन होता कैसे है, ठीक है। देखो अगर सबस्टेंस नाइग्रा का पिगमेंट जो होता है ना,
डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, डोपामिन का रिलीज वो भी डिक्रीज हो जाता है। अगर जब डोपामिन रिलीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डोपामिन का रिलीज सब्सटेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पार्किंसन डिजीज हो जाता है, ठीक है। सब्सटेंस नाइग्रा का पिगमेंट डिक्रीज होगा, सब्सटेंस देखो एसएन डिक्रीज होगा तो डोपामिन भी डिक्रीज हो जाएगा, सिंथेसिस उसका। अब जब डोपामिन डिक्रीज होगा तो पार्किंसन डिजीज होगा, क्या समझे। सब्सटेंस नाइग्रा डिक्रीज होगा तो ये डोपामिन डिक्रीज हो जाता है, डोपामिन डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, पार्किंसन डिजीज होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद हम बात करते हैं क्या, कॉर्डेटा न्यूक्लियाई। क्या किसकी बात करते हैं, कॉर्डेटा न्यूक्लियाई। किसकी, कॉर्डेटा न्यूक्लियाई। अब देखो कॉर्डेटा न्यूक्लियाई ना, अगर हमारे कॉर्डेटा न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस में डैमेज हो जाता है तो कोरिया हो जाता है। कोरिया का मतलब क्या होता है भाई, कोरिया का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाया, लगाया, वीडियो को पॉज किया, कर लिया, दिमाग लगाओ, हो गया। देखो कॉर्डेटा न्यूक्लियाई जो होता है ना, कोरिया, कोरिया का मतलब होता है इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट, इन्वॉल्वेंट्री मूवमेंट। फिर उसके बाद अगर हमारे ग्लोबुलस पैलेडियम एंड पुटमैन में अगर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, एथ्रोसिया, एथ्रोसिया, EATEO, एटोसिया, ठीक है, एथ्रोसिया। इसमें क्या होता है, स्लो राइटिंग एंड माउथ हैंड। देखो स्लो हैंड मतलब हैंड की जो कैपेसिटी होती है लिखने की वो धीरे हो जाती है, या जो माउथ में जो चूइंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ये होता है हमारे बेसल मेम्ब्लिया। तो बेसल मेम्ब्लिया में अगर डैमेज होता है तो मेन जो सबसे कॉमन जो होता है हम सबने सुन रखा है वो होता है पार्किंसन डिसीज। तो किसी ने पूछा भाई पार्किंसन डिसीज में हो रहा है तो कौन से ब्रेन के पार्ट में डैमेज हो रहा, तो भाई सब हमें बताना क्या है, बेसल गैंग्लियन में, ठीक है। तो हाय गाइस, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। थोड़ा लाइट रिफ्लेक्स कर रहा होगा यहाँ पे, तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ब्रेन जब जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है तो हम कहते हैं यार एक आध आर्टरी होगी, एक आध कोई वेन होगा जो हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर देता हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। देखो पहले फिगर देख लिया, फिगर देख के 2 मिनट समझो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, फिगर को समझ लो क्या लिखा है, PCA क्या है, ICA क्या है, MCA क्या है, ACA क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ लिया, देख लिया, हो गई। अब देखो स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले जो होता है ना हमारी ब्रेन में जो ब्लड जाता है वो होता है 2 आर्टरीज होता है, एक होता है वेंट्रिकुलर आर्टरी, एक होता है तुम्हारा एंटीरियर आर्टरी। कौन सी, एक होता है वेंट्रिकुलर, एक होता है एंटीरियर। कौन सी, वेंट्रिकुलर एंटीरियर, वेंट्रिकुलर एंटीरियर, वेंट्रिकुलर एंटीरियर। कौन सी, वेंट्रिकुलर और एंटीरियर। ये 2 आर्टरी मिक्स होकर एक सिंगल आर्टरी बनाती है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बेसिलर, ठीक है, बेसिलरी आर्टरी। कौन सी, बेसिलरी आर्टरी। कौन सी, बेसिलरी आर्टरी। ये जो कॉमन है ना ये, इसको कहते हैं बेसिलरी आर्टरी। अब बेसिलरी आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कौन से में, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कौन से में, इसको कहते हैं PCA। जो ब्रांच डिवाइड होता है उसको कहते हैं PCA। PCA का मतलब होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो बेसिलरी आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उन दोनों पार्टों का क्या नाम है, PCA। PCA मतलब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ना फर्दर फिर इसका 2 ब्रांच निकलता है। ये जो ब्रांच होता है ना, ये जो ब्रांच दिख रहा है मैं यहाँ पे जिसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये ब्रांच जो है ना, ये जो ब्रांच है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्रांच है जिसे मैं ब्लैक कर दिया मैंने, ठीक है। ये जो ब्रांच है जिसे मैंने ब्लैक किया, इसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी, ठीक है। इस पोस्टीरियर को ये दोनों आर्टरी कनेक्ट कर रही है ना इस बड़े वाले ब्रांच से, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। क्या कह दिया हमने, पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। इन दोनों को कनेक्ट करा, पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी, ठीक है। अब पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी जो होता है फर्दर जिससे कनेक्ट करता है वो 2 पार्ट में निकलती है, MCA और ICA। MCA का मतलब क्या होता है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी ऊपर, इंटीरियर नीचे, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये हो गया। सेम एज इधर ये भी है, MCA और ICA, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और तुम्हारा इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब ये जो 2 होता है ना, ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट फिर फर्दर हम एक लिंक से कनेक्ट होता है, कॉमन लिंक। इस लिंक का क्या नाम है भाई, इस लिंक का क्या नाम है जिसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ, बताओ इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। क्या कहेंगे, एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। क्या कहेंगे, एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी। ये यहाँ ये वाला क्या था, पोस्टीरियर, ये क्या हो गया, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है, ये हो गया एंटीरियर। अब ये एंटीरियर कनेक्टिंग आर्टरी जो होती है ना, ये भी फर्दर MCA से 2 ब्रांच निकलती है। जैसे यहाँ से निकल रहा था ना, यहाँ से निकल रहा था, एक सिंगल से 2 निकल रहा था, सेम ऐसे MCA से भी 2 निकलती है। ACA, ठीक है, ACA को क्या कहते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इस डायग्राम को ना देखो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, 2-3 बार बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये अब मैं बताने वाला हूँ ना इसमें, जैसे अगर हमारी बेसल आर्टरी ब्लॉक हो गई,
ठीक है, या फिर हमारी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई, पोस्टीरियर कनेक्टिंग आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, या फिर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई, या फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो कौन कौन सा डिजीज कंडीशन उस पेशेंट को लेकर हो सकता है। जैसे अगर पेशेंट को किसी बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक होगी, भाई साहब बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक होगी तो आगे तो ब्लड ही नहीं जा पाएगा। खुद सोचो ना, अगर बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक हो गई तो आगे तो ब्लड ही नहीं जा पाएगा। या फिर हमारा एंटीरियर आर्टरी ब्लॉक होगी तो भाई ब्लड तो कम जाएगा। या फिर वेंटिकुलर होगी तो ब्लड तो कम जाएगा। अगर मैं एक ट्रिक बता, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ना, अगर बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, यहाँ पे ब्लॉक होगी, मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ स्टॉप कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा पेशेंट को? स्ट्रोक का नाम सुना, स्ट्रोक का वो हो जाता है भाई सब पेशेंट को। तो बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है। तो अभी मैं एक एक आर्टरी को उठाऊंगा, उसके बारे में क्या क्या हो सकता है वो सब बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखो। तो वेल गाइस, अभी तक आपने क्या पढ़ा था? ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ठीक है। अब देखो, अब ब्लड सप्लाई में जो मैंने आर्टरीज आपको बताई थी, एमसी हो गया, एसी हो गया, ठीक है, पीसी हो गया, बिस्लरी आर्टरी हो गई, बेसिलरी आर्टरी, अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पे, या फिर थ्रम्बस आ जाता है थ्रम्बस की वजह से, तो अगर वहाँ पे अगर थ्रम्बस वगैरह हो जाता है ना, तो पेशेंट को क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है, अगर बेसिलरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो जाहिर सी बात है पेशेंट को स्ट्रोक होगा। क्या होगा? स्ट्रोक होगा। अगर पीसीए होता है, पेरिफेरल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो विजुअल डिफेक्ट होगा। विजुअल डिफेक्ट मतलब हीमोपीनिया होगा, पेशेंट देख नहीं पाएगा, दिक्कत होगा देखने में। अगर एमसीए ब्लॉक होगा लेफ्ट साइड का, है ना, अगर एमसीए ब्लॉक होगा लेफ्ट साइड का तो एफेजिया होगा। अगर राइट साइड का ब्लॉक होता है तो एप्रेक्सिया होगा, ठीक है। अगर एसीए गेट ब्लॉक हो जाता है, अगर पेशेंट का एसीए ब्लॉक हो जाता है तो एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा और पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा? गेट मिलेगा, ठीक है। ये तो देखो ये पॉइंट है जो कि कहीं बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, चलो ये होगी, ठीक है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में पूछता हूँ। अगर पेशेंट के अंदर, है ना, अगर पेशेंट के अंदर एसेटोकोलामाइन, ठीक है, एसेटोकोलामाइन लो हो जाता है, क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अगर पेशेंट के अंदर एसेटोकोलामाइन लो हो जाता है तो कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? अगर पेशेंट के अंदर लो एसेटोकोलामाइन है, CETACOLOMINE, लो एसेटोकोलामाइन है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। या फिर लो डोपामीन है, लो डोपामीन है, ठीक है, लो डोपामीन है या लो एसेटोकोलामाइन है। लो एसेटोकोलामाइन में क्या होता है जल्दी बताओ ना। लो एसेटोकोलामाइन में अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर होता है। लो डोपामीन हो जाता है तो पार्किंसन होता है, पार्किंसन डिसीज होता है, पीडी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और क्या होता है? अगर एक्सेस डोपामीन हो जाए तो, एक्सेस डोपामीन हो जाए तो क्या होगा? लो होता है तो पार्किंसन डिसीज होगा। अगर एक्सेस हो जाता है तो हंगिस्टन डिसीज हो जाता है, HUNGIT, हंगिस्टन डिसीज, ठीक है। अगर एक्सेस हो रहा है तो क्या होगा? हंगिस्टन कोरिया या फिर हंगिस्टन कोरिया हो जाता है, ठीक है, हंगिस्टन कोरिया, CHORE, हंगिस्टन कोरिया, एक्सेस होने पे। अगर लो सेरोटोनिन होता है हमारे बॉडी में, अगर लो सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो अगर लो हो जाता है तो क्या होगा? लो सेरोटोनिन में डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ठीक है, लो सेरोटोनिन पे। अगर लो नॉन एपिनेफ्रिन, अगर नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है ना, एपिनेफ्रिन अगर लो हो जाता है तब क्या होगा? डिप्रेशन एंड एडी, डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा? ADHD होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, जैसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लो एसिटोकोलामाइन अल्जाइमर का कॉज करता है, लो डोपामीन पार्किंसन डिजीज, एक्सेस डोपामीन हंगिस्टन कोरिया को कॉज करता है, लो सेरोटोनिन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है? डिप्रेशन एंड ADHD को कॉज करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब ये तो हो गया हमारा खत्म, ठीक है, ये होता है हमारा खत्म। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रोक के बारे में, ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रोक, स्ट्रोक, लेक्चर उसका सेकंड होगा, ठीक है। फर्दर अब जितना भी मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर जितना भी मैंने पढ़ाया उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, जय हिंद, जय भारत, सेफ केयर, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, ओके, थैंक्स।